This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अफाक मंजर फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़, आपका फंडामेंटल एनालिस्ट। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको कंपनी स्नैपशॉट के हवाले से काफ़ी चीज़ें समझाई थी, क्योंकि हमारे रिटेल इन्वेस्टर अक्सर हमारी वेबसाइट scstrade.com पे आते हैं, कंपनी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी चीज़ें होती हैं जो उनको समझ में नहीं आती। तो उसी वजह से मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको कंपनी स्नैपशॉट के हवाले से काफ़ी चीज़ें बताई थी। आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको आगे अर्निंग्स वाले सेक्शन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, उनको कैलकुलेट करके भी दिखाऊँगा, उनके पीछे की लॉजिक भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं बचेगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और बाकी की चीज़ें जो अर्निंग्स वाले टैब के अंदर आती हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी स्नैपशॉट के अंदर मैंने पिछले मर्तबा ओजीडीसी कंपनी को यहाँ पे रखा हुआ था। आज तो उसका रेट काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, 350 के करीब ये जा चुका है, लेकिन आप उन चीज़ों को अभी कंसीडर ना करें, आपको खाली कैलकुलेशन ही देखनी है और समझना है इस टॉपिक को। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी, मार्केट कैप, वॉल्यूम और पेड अप कैपिटल, ये सारी चीज़ें आपको समझा चुका था। रिसेंट अनाउंसमेंट के हवाले से भी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझाई थी। आज की टॉपिक के अंदर हमारा जो ये अर्निंग वाला टैब है, इसको समझेंगे कि इसमें ईपीएस और पी रेशो और इनका मतलब क्या है, ये आपको क्या समझाते हैं, और ये कैलकुलेट करके आपको इन्वेस्टिंग के अंदर आपको कौन सी चीज़ें बेहतर होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है वो है लेटेस्ट ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर के बदले में कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो भी मैं आपको यहाँ पे इजी करके समझाऊंगा, ताकि आपको जो है वो बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करने के लिए आपको जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट चाहिए होता है, कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रही होती है, और उसके साथ आपको कंपनी के टोटल शेयर्स चाहिए होते हैं। इस फार्मूला से आप जो है वो कंपनी की ईपीएस निकाल सकते हैं। सर, हमें नेट प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? नेट प्रॉफिट आपको देखने के लिए कंपनी की इनकम स्टेटमेंट से आप जाके देख सकते हैं। इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या पीएनएल भी कहा जाता है। ये आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल जाती है, पीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाती है, और कंपनी की वेबसाइट से भी मिल जाती है। मैंने काफ़ी मरतबा इसको डाउनलोड करने का तरीका भी आपको बताया है, तो आज मैं फिर से वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। वेल, पीएनएल के अंदर आपको अगर साल 2025 की ईपीएस देखनी है, क्योंकि रिसेंटली यही इसकी द मोस्ट रिसेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है पूरे साल की, वो देखनी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो देखने को आपको मिलेगा। कंपनी ने साल 2025 के अंदर 169 बिलियन का प्रॉफिट किया था, और इसकी ईपीएस यहाँ पे आपको कैलकुलेट होते हुए भी मिलेगी, लेकिन मैं आपको ये खुद से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़ी-सी वर्किंग शीट बना के रखी थी, ताकि आपको चीज़ें थोड़ा ईज़ी करके आपको समझाऊँ। मैं फिर से आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। कंपनी की ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए, जैसा कि मैंने फार्मूला के अंदर आपको बताया, कि आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट चाहिए होता है, जो कि 169 बिलियन है। इसको आप डिवाइड करेंगे कंपनी का टोटल शेयर से, तो आपको यहाँ पे कंपनी की ईपीएस उस साल की देखने को मिलेगी, जो कि है 39.50। तो इस तरह से ईपीएस कैलकुलेट की जाती है। चलते हैं फिर से हम अपने कंपनी स्नैपशॉट के अंदर। उसके बाद आता है यहाँ पे ईपीएस लास्ट क्वार्टर के। देखें, मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया हुआ है कि कंपनी के अंदर एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर यानी कि 1 चौथाई, हर 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है। तो यहाँ पे ईपीएस लास्ट क्वार्टर जो है, कंपनी का जो भी आखिरी क्वार्टर होगा उसकी ईपीएस आपको देखने को मिलेगी, खाली उस 1 क्वार्टर की, ना कि सारे क्वार्टर की मिल मिला के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी की जो ईपीएस है वो 4th क्वार्टर की 9.37 है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी की लास्ट एनुअल ईपीएस आपको देखने को मिलती है। पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी कंपनी की ईपीएस रही, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगेन ये 39.50 है। वो इस वजह से है क्योंकि पिछला साल भी गुजर चुका है, और जो हमारी लेटेस्ट ईपीएस इस साल की भी सेम हो चुकी है, क्योंकि साल कंपनी का पूरा हो चुका था। अगर यहाँ पे नए साल के कुछ क्वार्टर गुजर चुके होते, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट ईपीएस है वो आपको अप टू 26 फोर्थ क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, ये देखने को मिलती है। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो भी देखने को मिलता है। यहाँ पे 6.69 का मल्टीपल है।
मैंने पी रेशो के ऊपर तो 25 मिनट की वीडियो बनाई थी बहुत डिटेल में, आप वो ज़रूर जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा। यहाँ पे पी रेशो का मतलब ये होता है कि आप एक कंपनी के अंदर कितने पैसे लगा रहे हैं और उसके बदले कंपनी कितना प्रॉफ़िट जनरेट कर रही है, ये देखना होता है कि मैं अगर 1 लाख रुपए किसी कंपनी में लगा रहा हूँ, तो उस 1 लाख के बदले में कंपनी अपने कारोबार से कितना प्रॉफ़िट जनरेट करेगी। तो पी रेशो के अंदर यही चीज़ें देखनी होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6.69 का मल्टीपल है। सर ये हमें आप कैलकुलेट करके बताएँ, हमें इस तरह से समझ में नहीं आता, तो हम बिल्कुल इसको कैलकुलेट भी करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जैसे ही आप यहाँ पे हमारी वर्किंग शीट के अंदर आते हैं, तो मैं आपको इसका पी रेशो भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मैंने आपको जैसा कि बताया कि पी रेशो को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कंपनी की स्टॉक प्राइस होनी चाहिए। पहले तो मैं आपको इसको थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला इसका मैं आपको बता देता हूँ पी रेशो कैलकुलेट करने का। देखो पी रेशो निकालने के लिए जो फ़ॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, वो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप कंपनी की शेयर प्राइस रखेंगे, जो कंपनी की मार्केट के अंदर करंट शेयर प्राइस चल रही है उसको रखेंगे और यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग और नीचे कंपनी की अर्निंग्स रखेंगे। सर कौन-सी अर्निंग रखेंगे? यहाँ पे हम कंपनी की ईपीएस रखेंगे। तो जैसे ही आप ईपीएस रखेंगे तो कंपनी का आपको पी रेशियो देखने को मिलेगा। सर हम इसको कैलकुलेट करके देखें, बिल्कुल इसको कैलकुलेट करके देखेंगे हम। तो पी रेशियो को जैसा कि मैंने फ़ॉर्मूला के अंदर आपको बताया कि आपको कंपनी की स्टॉक प्राइस चाहिए होती है जो है 264 हमारे केस के अंदर और उसको हम डिवाइड करेंगे कंपनी की ईपीएस के साथ जो हमारी है 39। इन दोनों का जो रिलेशन है वो आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो के अंदर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी की जो पी रेशियो है वो 6.68 गुना निकल के आती है। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका बिल्कुल आसान अल्फाज में ये आपको मतलब समझा देता हूँ कि आप ₹264 लगा रहे हैं, उसके बदले में कंपनी 39 रुपीज़ जो है वो कमा रही है। सर थोड़ा और आसान करके आप समझाएँ, तो और आसान करके मैं ये आपको समझा सकता हूँ कि आप ₹1 कमाने के लिए 6 गुने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं इस कंपनी को और ये हम ज़्यादा पे कर रहे हैं या कम पे कर रहे हैं, उसको भी देखने के तरीक़ेकार होते हैं। वो मैं आपको एक्सपेक्टेड पी रेशियो निकालने के बाद समझाता हूँ, ताकि ये आपको अंदाज़ा हो कि अगर हम 6 गुना इसमें ज़्यादा पैसे दे रहे हैं कंपनी के स्टॉक को खरीदने के लिए, तो वो हम ओवर पे कर रहे हैं या अंडर पे कर रहे हैं। तो इसके बिल्कुल नीचे ही मैं आपको कंपनी स्नैपशॉट को हम बरकरार रखते हुए आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो भी अप टू फोर्थ क्वार्टर 2025 का है और यहाँ पे 6.69 है। देखो यहाँ पे साल गुजर चुका है तो एक्सपेक्टेड और हिस्टोरिकल दोनों एक ही चीज़ आ रही है, लेकिन साल गुजरने के बाद अगर एक क्वार्टर की रिजल्ट आ जाती है तो बाकी एक्सपेक्टेड के अंदर काफ़ी वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो एक्सपेक्टेड प्राइस अर्निंग का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है देखो प्राइस टू अर्निंग जो हमने अभी रेशियो निकाला वो तो हिस्टोरिक था ना, साल 2025 गुज़र चुका वो हमने वो रिज़ल्ट्स देखी। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्यूचर के हिसाब से कर रहे होते हैं, ना कि आप माज़ी के हिसाब से कर रहे होते हैं। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिसीज़न लेना पड़ता है वो ज़्यादातर एक्सपेक्टेड वैल्यू से लेना पड़ता है। तो एक्सपेक्टेड प्राइस अर्निंग को निकालने के लिए हम फिर से अपनी वर्किंग वाली शीट पे आ गए। देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड पी रेशियो निकालने के लिए हमें एक्सपेक्टेड ईपीएस भी चाहिए होती है। एक्सपेक्टेड ईपीएस सर कहाँ से मिलती है? देखो वो हर एनालिस्ट टू एनालिस्ट वेरी कर रही होती है। कुछ एनालिस्ट जो हैं वो अपने फाइनेंशियल मॉडल्स बनाते हैं, वो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि भाई पिछले साल 39 की भी इस साल 41 की होगी। कुछ एनालिस्ट जो हैं वो पिछले साल की ईपीएस को ही लेके इस साल जो है वो एडजस्ट करते जाते हैं जैसे-जैसे नए क्वार्टर कंपनी के आते जाते हैं। और कुछ एनालिस्ट जो हैं वो अपने हिसाब से अपने तरीक़ेकार होते हैं उनके कि वो कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे, अर्निंग्स को एडजस्ट करेंगे, टैक्सेशन को एडजस्ट करेंगे और इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी एडजस्ट करके यहाँ पे पी रेशियो को निकाल रहे होते हैं। एक्सपेक्टेड पी रेशियो निकालने के लिए आपको अगेन कंपनी की स्टॉक प्राइस चाहिए होती है। कुछ एनालिस्ट करंट स्टॉक प्राइस उठा रहे होते हैं और कुछ एनालिस्ट जो हैं यहाँ पे अपने हिसाब से थोड़ी एडजस्टमेंट करके स्टॉक प्राइस निकाल रहे होते हैं। यानी कि अगर 264 का चल रहा है तो एक्सपेक्टेड के अंदर 280 का भी लगा सकते हैं, 90 का भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है उनके एनालिसिस के ऊपर। तो मैं यहाँ पे उमूमन करंट स्टॉक प्राइस ही उठा रहा होता हूँ, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं हमारी जो एक्सपेक्टेड ईपीएस है। इन दोनों का जब आप रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे 5.87 का मल्टीपल निकल के आता है। सर ये कम क्यों हो गया? देखो पी रेशियो के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है प्राइस जो करंट मार्केट के अंदर चल रही होती है और दूसरी होती है कंपनी की ईपीएस। इन दोनों के अंदर अगर थोड़ा-सा भी चेंज आएगा तो पी रेशियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ईपीएस अगर आप देखें तो पिछले साल के अंदर
कंपनी की 39 थी, इस साल 45 होगी, यानी कि अर्निंग्स कंपनी की बढ़ रही है। जैसे ही कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली इसका पी रेशो कम होता जाएगा, यानी कि आपको कम पैसे देने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू कंपनी की अर्निंग्स के हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको समझाता चलूँ, कंपनी की अगर ईपीएस बढ़ती है, उसके पीछे काफ़ी रीज़न्स होते हैं। सबसे ज़्यादा रीज़न जो मैं आपको अभी रिसेंट मार्केट के हवाले से आपको समझाता चलूँ कि अगर कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, किसी भी रीज़न की वजह से, अगर स्टॉक स्प्लिट होता है, कंपनी बोनस शेयर्स देती है या राइट इश्यू करती है, किसी भी तरीके से अगर कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, तो इसका सीधा-साधा इम्पैक्ट जो है वो कंपनी की ईपीएस पे पड़ता है। मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता चलता हूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने कंपनी निकाल के रखी थी कोहिनूर मिल्स लिमिटेड। आप कोहिनूर मिल्स लिमिटेड को देखें तो यहाँ पे कंपनी के अर्निंग वाले टेप्स के अंदर यहाँ पे साल 2023 की अगर ईपीएस देखें तो 3.93 थी, और साल 2024 में कंपनी ने लॉस किया था। लेकिन साल 2025 में कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था, यानी कि 1:10 रेशियो, जिसके पास 1 शेयर थे उसके पास 10 हो गए थे। कंपनी के 10 गुना शेयर बढ़ गए थे। तो इसका सीधा-साधा इम्पैक्ट जो है वो कंपनी की ईपीएस पे पड़ा था। साल 2025 के अंदर आपको कंपनी की ईपीएस 0.46 देखने को मिलेगी। इसको बहुत से रिटेल इन्वेस्टर आके ये समझेंगे कि पता नहीं कंपनी का कारोबार खराब चल रहा है, वो अलग बात है। साल 2024 के अंदर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत से इन्वेस्टर आके ये समझेंगे पता नहीं साल 2025 में कंपनी का कारोबार खराब हुआ था, कि इतना कम कम ईपीएस आ गई। तो हम यहाँ पे नोट वाले सेक्शन के अंदर भी ये बता रहे होते हैं कि केएमएल के अंदर स्टॉक स्प्लिट हुआ था 1:10 के रेशो के हिसाब से, और उसी वजह से जो उसकी ईपीएस है वो भी 10 हिस्सों में फट गई थी। तो अगर आप उसको रिवर्स स्प्लिट करेंगे, यानी कि जो शेयर्स स्प्लिट हुए थे उनको फिर से जमा करके अगर आप देखेंगे तो ये ईपीएस एक्चुअली उनसे ज़्यादा है जो साल 2023 के अंदर थी। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आपको एक दूसरी मिसाल माड़ी एनर्जीज़ की भी दे देता हूँ, उसमें आपको सबसे ज़्यादा आसानी होगी इसको समझने में। सबसे पहले इसकी ईपीएस की तरफ आएँगे। अब नया रिटेल इन्वेस्टर इसको देख के ही परेशान हो जाएगा कि यार साल 2023 में कंपनी की 420 की ईपीएस थी, साल 2024 में 64, साल 2025 में 55, इतनी कम क्यों? तो परेशान होने वाली बात नहीं है, ये ईपीएस आपको दिखने में कम आ रही है, लेकिन एक्चुअल इतनी ईपीएस कम है नहीं। उसके रीज़न्स मैंने आपको बताए, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स जैसे ही बढ़ेंगे, चाहे कोई भी रीज़न हो, तो ईपीएस के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो हमारी एनर्जीज़ के अंदर सबको पता होगा, कंपनी ने 800% के बोनस शेयर्स दिए थे, और इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास खाली 1 शेयर था, उसके 1 के 9 हो गए थे। तो कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी 9 गुना बढ़ गए थे, तो ईपीएस भी उस हवाले से 9 हिस्सों में बटी थी। तो अगर आप 64 को मल्टीप्लाई करें 9 से, तो ये तकरीबन 579 की ईपीएस बनती है साल 2024 की, जो साल 2023 420 से तो बहुत ही ज़्यादा है। तो एक्चुअल ईपीएस अच्छी थी इस कंपनी की, स्टॉक स्प्लिट की वजह से ईपीएस पे फ़र्क पड़ा। बस यही चीज़ें हैं जो समझने की है। आप जब भी कभी भी इस तरह की चीज़ें देखें, अभी तो रिसेंट काफ़ी मार्केट के अंदर स्टॉक स्प्लिट्स हुए थे, तो काफ़ी लोगों को अंदाज़ा हो चुका था। लेकिन जब आप ये देख रहे हो कि इस कंपनी की सडनली ईपीएस के अंदर ड्रॉप हो रहा हो, तो उसके पीछे रीज़न्स देखना बहुत ज़रूर होता है। जैसे कि कोविड का पीरियड था, तो काफ़ी कंपनी के अंदर ईपीएस जो है वो डाउन थी, उनके कारोबार नहीं चल रहे थे उस हिसाब से। तो वहाँ पे उनके रीज़न्स देखना ज़रूरी होता है कि अगर कोई इकोनॉमिक कंडीशन है, उसकी वजह से अगर कारोबार डिस्टर्ब हुआ, इट्स गुड। लेकिन अगर कंपनी के अंदर मसला है, तो वो चीज़ें आपको देखनी होती है। तो ये चीज़ें आप माड़ी एनर्जी के अंदर भी देख सकते हैं। इसके अलावा सर हमें कैसे पता चले कि ये जो हमने ईपीएस यहाँ पे निकाली हुई है 5.87 या 6.67, यानी कि हम एक स्टॉक को खरीदने के लिए 6 गुना ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, 5 गुना ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। ये हमें कैसा पता चले कि हम ये ज़्यादा पे कर रहे हैं या कम पे कर रहे हैं? क्या हमें इतने देने चाहिए या नहीं? तो उसका एक मैं आपको सीक्रेट बता देता हूँ। तो वहाँ पे 6 गुना देना ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं, ये आपको पता चलेगा सेक्टर की पी रेशो से, कि सेक्टर के अंदर, उस सेक्टर के अंदर जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, वहाँ पे ये पी कितनी चल रही है। तो उसको देखने का भी यहाँ पे तरीका है, आप हमारी वेबसाइट पे आके सेक्टर स्नैपशॉट में जाके इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी की पी रेशो जो हिस्टोरिकल ईपीएस के ऊपर बेस्ड थी वो 9.1 है, और जो एक्सपेक्टेड है वो 10 है। यानी कि उस सेक्टर के अंदर अगर आप 9 गुना या 10 गुना भी अगर आपको देना पड़े तो फेयरली वैल्यूड है एज़ कम्पेयर टू पी रेशो। तो बस यही चीज़ें हैं, इसके अंदर मैंने आपको ईपीएस के हवाले से काफ़ी डिटेल में बता दिया। आई होप कि आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद आता है एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ रेशियो। इसके बाद आता है एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ। इसका सर क्या मतलब है? इसका तो सबसे पहले मैं फ़ॉर्मूला लिख देता हूँ कि इसका क्या यहाँ पे मतलब होगा।
देखो ग्रोथ जो है वो एक ही फार्मूला से निकाली जाती है, मैं परसेंटेज में निकाल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड ईपीएस को माइनस करेंगे आप करंट ईपीएस से, इसको आप डिवाइड करेंगे करंट ईपीएस से और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो यहाँ पे आपको ग्रोथ जो है वो परसेंटेज के मत में देखने को मिलेगी। सर यहाँ पे 1.70 है, बेसिकली तो ये 1.70 हमारी आई थिंक थोड़ा वेबसाइट के अंदर ग्लिच की, तो इसने थर्ड क्वार्टर की उठाई हुई है। लेकिन बताने का ये मकसद है, इसको यहाँ पे आप जो है हमारी वर्किंग शीट के अंदर आप जो है उसको इजीली देख सकते हैं कि ये सर कैसे निकलेगी। देखो मैं आपको निकाल के समझाता हूँ। अर्निंग ग्रोथ को निकालने के लिए हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। हम अपनी एक्सपेक्टेड ईपीएस को जैसा कि माइनस करेंगे करंट ईपीएस से और इसको हम डिवाइड करेंगे अपनी करंट ईपीएस से अगेन और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ताकि हमें परसेंटेज के अंदर फिगर देखने को मिले। तो इस हिसाब से आप देखेंगे एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ जो ओजीडीसी की थी वो 13.9 यानी कि लगभग 14% की है। सर इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका आसान अल्फाज में मतलब ये हुआ कि पिछले साल 39 की कंपनी ने ईपीएस दिखाई थी जो प्रॉफिट था। इस साल एक हमारा अंदाज़ा है कि वो 14% का प्रॉफिट इसके अंदर ज़्यादा होगा, जो कि 45 रुपये हो गया था। तो यही देखना होता है कि पिछले साल की ईपीएस क्या थी, इस साल की ईपीएस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें ग्रोथ परसेंटेज कितनी है। कभी-कभी ऐसा होता है कि काफ़ी स्टॉक्स जो हैं वो आपको कम पी मल्टीपल पे मिल जाते हैं, 1 गुना, कभी-कभी तो बहुत अंडर वैल्यूड मिल जाते हैं। तो उसमें होता ये है कि उनकी ईपीएस जो है वो स्टैग्नेंट होती है, यानी कि कंपनी के अंदर ग्रोथ कोई ख़ास नहीं होती। तो ग्रोथ होना भी लाज़मी है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इस रेशियो को भी देखना बहुत ही ज़रूर है कि कंपनी की ईपीएस कितने परसेंटेज से ग्रो कर रही है। तो उसके अलावा एक आखिरी रेशो है जो है पेक प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो, यहाँ पे आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। सर इसका मतलब क्या है? इसका आपको थोड़ा आसान अल्फाज में मतलब आपको समझा देता हूँ। सर पहले तो आप हमें इसका फार्मूला जो है वो बता दें, क्योंकि हम अगर खुद से कैलकुलेट करें तो ये कैसे करेंगे। तो इसको आप एक्सपेक्टेड टी जो आपने निकाली थी उसको आप डिवाइड करेंगे अपनी इसके एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ से। बस इसके साथ जो है इसको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। अगर आप ये करेंगे तो आपको जो है वो पेक निकल के आ जाएगा। पेक बेसिकली ये बता रहा होता है, ये 3-4 चीज़ों का मिला के आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि आप कितने गुना ज़्यादा पैसे दे रहे हैं स्टॉक को परचेज़ करने के लिए। उस स्टॉक के अंदर कंपनी पूरे साल के अंदर कितनी अर्निंग जनरेट करेगी और उसकी ग्रोथ क्या रहेगी। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अमूमन पेक जो है अगर 1 निकल के आता है, जैसे यहाँ पे 1 के मल्टीपल पे होता है, तो ये फेयरली वैल्यूड तस्वर किया जाता है। अगर 1 से कम है तो वो अंडर वैल्यूड तस्वर किया जाता है और अगर 1 से ज़्यादा है तो ये ओवर वैल्यूड तस्वर किया जाता है। लेकिन अगेन खाली पेक को नहीं देखना होता, बहुत सी चीज़ें होती है, आप खाली पेक को देखेंगे तो बहुत हद तक आप मिसलीडिंग की तरफ चले जाएँगे। तो पेक के हम तो पेक को मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ, पेक को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप कंपनी की, जैसा कि मैंने बताया कि एक्सपेक्टेड पीई को डिवाइड करेंगे कंपनी की अर्निंग ग्रोथ के साथ, तो यहाँ पे आपको पेक देखने को मिलेगा जो कि है 0.42। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमने ईपीएस निकाली हुई थी उस हिसाब से ये अभी पेक के हिसाब से अंडर वैल्यूड है। अलबत्ता आपको इसमें बहुत सी चीज़ें तस्वर करनी होती हैं। तो बस यही था आई थिंक आज की वीडियो के अंदर। तो मैंने आपको अर्निंग वाले टेप के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो आपको समझा दी। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.